अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और आपको बताएं कि इस वक्त मैच जारी है भारत और बांग्लादेश के दरमियान। दुबई में ये मैच खेला जा रहा है और बांग्लादेश इस वक्त बैटिंग कर रहा है। 200 प्लस स्कोर उन्होंने कर लिया है, अभी एक छक्का भी लगाया है और जो तौहीद हरिदौय हैं वो तकरीबन अपनी सेंचुरी के करीब हैं। अब इस मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो पाकिस्तान ने मैच हारा न्यूजीलैंड के साथ और जिस तरह की तीनों शोबों में कारकर्दगी दिखाई गई, इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, इसके अलावा हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे यूसुफ अंजुम और साथ साथ सलीम खालिद कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, तमाम को वेलकम कहूँगी। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। कल जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, ओवरऑल आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत ही गैर मैरी परफॉर्मेंस। इतने सारे लोग आए हुए थे और सब मायूस गए। और जिस वक्त 10 ओवर में हमारा स्कोर 22 था तो पता लग गया था ये टीम जीतने वाली नहीं है, क्योंकि आप 321 चेस कर रहे हैं। 10 ओवर में 22 का मतलब है अगले 40 में आपको 300 रन बना रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा हार्ड हिटर नहीं था। लेकिन बड़ी जिस तरह से खेले, सेल्फिश। देखें, मैं इस शिकस्त का जिम्मेदार करार दूंगा बॉलर्स के बाद बाबर आजम को, चाहे उनके फैंस कितना ही मुझे बुरा भला कहें। कल मैंने ट्वीट भी डरते डरते की थी कि बुरा ना माने मगर बाबर ने सेल्फिश इनिंग खेली, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पे इतना बुरा भला बाबर के फैंस ने नहीं कहा। शायद उनको भी अब आइडिया हो रहा है। तो देखिए, जब इतना बड़ा आप टारगेट चेस कर रहे हो तो आपको फिर चांस लेने पड़ते हैं। कुछ एग्रेसिव शॉट्स खेलते, कुछ पावर प्ले का फायदा उठाते, कुछ भी नहीं किया। अपने लिए खेला, अपने 50 की 81 बॉल्स पे, उसके बाद फिर आउट हो गए थोड़ी देर बाद। तो टीम का क्या हाल हुआ आपके सामने है। बाकी सारे बैटर्स, रिजवान भी अच्छा नहीं खेले। और जिस तरह हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि टीम सिलेक्शन सही नहीं हुई, ये साबित हो गया। फखर जमान इवेंट से बाहर हो गए। एक ओपनर था रेगुलर, वो भी बाहर हो गया। अब इमामुल हक को लेकर आए हुए। इमाम को जब लाना था शुरू में रखते साथ, शायद वो कुछ टीम का हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता। पेसर्स हमारे सारे डेथ ओवर में कितने पिट रहे हैं, कल भी हम लोग ये डिस्कस करते रहे। और हमारा जो हेड कोच है खुद साबिक पेसर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। आपने देखा होगा कि जो जिस तरह कल कैच लिया था फिलिप्स ने, गालिबन लिया था रिजवान का। और हमारे आपने फील्डर्स को देखा होगा, देखने के लिए जाते हैं भाग के और फिर बैठ जाते हैं जैसे आ ही नहीं रही गेंद। वो छक्के हो रहे थे सर के ऊपर से जाके, कोई कोशिश ही नहीं कर रही। आजकल की क्रिकेट कहा तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में बहुत गैर मेयारी परफॉर्मेंस। टुक टुक में हम जीत गए। अगर एक वर्ल्ड कप हो टुक टुक का तो पाकिस्तान उसका वर्ल्ड चैंपियन होगा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। बाबर आजम हमारे टुक, पहले मिसबाह थे वो टुक, रिजवान टुक, सऊद शकील टुक। तो हम लोग टुक टुक के तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट पे हमारे पास बदकिस्मती से कोई ऐसा वर्ल्ड कप होता नहीं है इस तरह का। कभी हो तो शायद हम जीत जाए। अभी फिलहाल जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा आगाज हुआ है, बहुत ही ऐसा हुआ है और शायकीन भी बहुत मायूस है। 50% हमारी टीम समझे हम बाहर हो गई। होपफुली इंडिया के खिलाफ मैच में कोई बहुत मौजूदा हो जाए, कोई बहुत बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आ जाए वैसे। लेकिन फखर भी अब बाहर हो चुके हैं। सलीम साहब, 146 डॉट बॉल्स कल खेली गई हैं। जाहिद साहब, हम कल बात कर रहे थे, आपने कहा कि पाकिस्तान चाहे टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करे या बॉलिंग का, मुश्किल ही होता है। और हमने कल देखा कि पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग भी की। जो भी हमने टॉस जीतकर फैसला किया हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। कल जो रिजवान ने फैसला लिया, आपको क्या लगता है ये कितना असरअंदाज? देखिए, मैं समझता हूँ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कोई इतना गलत नहीं था। एक औस के नुक्ता नज़र से कि शबनम पड़ेगी, हमें फ़ायदा होगा, शायद ये पेश नज़र रखा था। इब्तदा में पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकटें भी ली, जो उनके मजे हुए कहना चाहिए डेवन कॉनवे और केन विलियमसन, उनकी इन फॉर्म बैट्समैन है, उनकी विकटें ली। उसके बाद आपको देखें कि वेरी यंग जो इस सीरीज़ में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे थे, बहुत ही संभल कर खेले। और ख़ास तौर पर तो तारीफ़ करनी बनती है जो टॉम लिथम ने सेंचुरी के लिए, उन्होंने बहुत ही शानदार गेम का मुजाहरा किया। ओवरऑल हर शोबे में फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, डोमिनेट किया न्यूजीलैंड की टीम ने। ग्लेन फिलिप्स का वो कैच बहुत ज़बरदस्त था जो उन्होंने रिजवान का कैच, वो तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात है। अभी तो मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ कि पहले स्टार्ट उन्होंने किया, फिर हमारे बॉलर जो है बड़े अरसे से आप देखें कि आखिरी जो 10 ओवर में 113 रन दिए हैं उन्होंने।
हारिस रऊफ नो डाउट इंजरी से वापस आए हैं, नसीम शाह इंजरी से वापस आए हैं, शाहीन अफरीदी इंजरी से वापस आए हैं। लगता है ऐसा है, अगर माजी के मैचेस देखे हों या रिकॉर्ड्स देखें तो इंजर्ड पहले होने से पहले इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती थी, अब इनकी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। भले वो विकेटें ले गए हारिस रऊफ, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स दे दिए। तो आखिरी 10 ओवर्स में कंटेन नहीं कर सकते, जैसा कि उनके कैप्टन ने भी कहा कि हमारी तवक्को थी। टॉम लिथम ने कहा कि 270-80 बनाना चाहते थे, वो 320-21 स्कोर कर गए, तो बहुत बड़ा स्कोर था। फिर जहाँ तक आपने बैटिंग का बात की है, तो जब ख़ास तौर पे जब फ़खर जमान फिट हुए हैं पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर, तो पाकिस्तानी डिमोरलाइज हो गए थे। आधा मैच तो उसी वक्त हार गए थे, लग रहा था प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से। फिर जितनी देर वो बाहर बैठे, फ़खर जमान ज़ाहिर है उतनी ताख़ीर से उनको बैटिंग के लिए आना पड़ा, और फिर वो जितनी देर रहे हैं पिच पे, उन्होंने 4 चौके भी लगाए, 24 रन बनाए। तो लगता है ऐसा था काफ़ी मुश्किल में है। तो टीम तो एक तो उनके अनफिट होने से हुआ, और फिर बैटिंग जैसी की है उसका क्या जिक्र करना कि बदतरीन कारकर्दगी का 22 रन 10 ओवर्स में। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 रन बनाए थे वो न्यूजीलैंड में, अब उन्होंने 22 रन जो टीम बनाएगी 10 ओवर्स में, वो कैसे बड़ा स्कोर कर सकती है, कैसे चेज़ कर सकती है। बाबर भी और बाकी भी जैसे एंड पे जाकर खुशदिल शाह या सलमान आगा या उन्होंने तेज़ खोलने की कोशिश की, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शुरू में भी कम अज़ कम आप एग्रीगेट या एवरेज तो अपने सामने रखें, फिर टीम जो है एक बुनियाद थोड़ी बहुत दे देते हैं ताकि बाद में आने वाले उसको खेल सकते हैं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने एटलीस्ट अपना स्ट्राइक रेट खराब नहीं होने दिया, जहां पर वो खुल के खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने टिप करते रहे ताकि उनकी स्ट्राइक रेट खराब ना हो। यूसुफ साहब, 113 रन आखिरी 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने बनाए, ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने 113 रन दिए हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के जो मेन बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी खासी मार खाई है। जी साहब, बिल्कुल होम कंडीशन में इस कदर घटिया परफॉर्मेंस की तवक्को मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तानी टीम से ये अंदाज़ा ज़रूर था कि जो न्यूजीलैंड की साइड है वो हमसे बेहतर ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस होगी इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ख़ास तौर पर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस वो देंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे समझ नहीं आती कि हेड कोच आकिब जवेद जब टीम से बाहर थे, क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा खुल के बातें करते थे कि ऐसे होना चाहिए। जब मुझे याद है कि जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बाहर हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो जिनके मुंह से शोले निकले थे वो आकिब जावेदी थे। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान टीम को सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाया था, टीम प्लानिंग ना होने का उन्होंने बताया था, लेकिन अब वही आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। वो हेड कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, अन्नदाता बने हुए पाकिस्तानी टीम का, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ही शर्मिंदगी है, सिवाय कह सकते हैं कि इतने बड़े बॉलर नाम के, सिर्फ नाम के बॉलर हैं, उनकी दुकान फीका पकवान वही मिसाल सबके सामने है। और इसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे तीनों बॉलर्स हैं ये इंजर्ड हैं, और इंजरी के बाद ये दोबारा कमबैक इन्होंने किया है। काफ़ी अर्से से टीम के साथ खेल ज़रूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके जहन में अभी तक खौफ दोबारा इंजर्ड ना हो जाए कहीं, और इसीलिए हमने ना देखा कि ना कि डेथ ओवर्स में ना कोई यॉर्कर नज़र आए, ना स्लोवर बॉलर नज़र आई, ना ऐसी बॉलिंग नज़र आई कि जिससे हमें दिखाई दे कि ये पाकिस्तान टीम ने बाकायदा कोई होमवर्क किया हुआ। यही वो फिलिप्स थे जिन्होंने माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ऐसा लगा कोई होमवर्क ही नहीं था आकिब जावेद की जानिब से, बॉलर्स की जानिब से। बिल्कुल ऐसे जैसे आते हैं बस ओवर वो खाना पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, हम किसी से जल्दी से ओवर पूरे करवा दें, कोई प्लानिंग नजर नहीं है। बिल्कुल तीनों शोबों में कह सकते हैं कि कीवी जो टीम उसने पाकिस्तानी टीम को आउटक्लास किया है, और अब दुआ की जा सकती है। का जुर्माना भी हुआ पाकिस्तान को। फिर उसके बाद हमने देखा सलीम साहब के फ़खर जमान जब पहले ही ओवर में अनफिट हुए तो टीम पूरी बौखला गई कि अब क्या होगा, और फिर ये एक सवालिया निशान था कि अगर फ़खर क्रीज पे वापस नहीं आए और जैसे कि उन्होंने ओपनिंग नहीं की तो क्या टीम प्लानिंग थी, कौन था हमारे पास कवर ओपनिंग। साउद को हम लेकर आए, लेकिन क्या ये अच्छा ऑप्शन था? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं था। सऊद शकील की तो टीम में जगह नहीं बनती है। एक बंदा जो टेस्ट प्लेयर है और वो आदी है कि 200 गेंदों पे कोई 60-70 रन करे, उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक अच्छी इनिंग होती है, फिर 2 इनिंग में फ्लॉप, फिर एक अच्छी इनिंग होती है, फिर फ्लॉप। उसको आपने जबरदस्ती वाइट बॉल में ओपनर बनाने की कोशिश की, तो ये तो बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन ये पहले ही हो चुका था। और अगर आपको याद हो जो एक वीडियो आई थी असद शफीक की सिलेक्टर की, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि बाबर आजम या सऊद शकील जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं, यानी पहले से इनका प्लान तो था। चूंकि फ़खर जमान 2 घंटे से ज्यादा वक्त फील्ड से बाहर थे, इसलिए आईसीसी जो एक वक्त देती है वो क्रॉस कर चुके थे, तो 20 मिनट या बाद उनको बैटिंग के लिए आना था, ओपनिंग वो कर ही नहीं सकते थे।
20 मिनट में जितनी भी विकेटें गिरती 2, 3, 4 तब फखर 20 मिनट के बाद आ सकते थे, इसलिए वो चौथे नंबर पर आए। लेकिन उस वक्त बहुत स्लो खेल रहे थे बाबर और फखर के ऊपर भी प्रेशर था और वो भाग दौड़ तो सकते नहीं थे, फिटनेस उनके मसाइल काफी सीरियस थे और यही हुआ कि जब वो उन्होंने कोशिश की, उनसे भी हिट नहीं लग रही थी, भागने भी उनको मसला हो रहा था, बाबर से तो लगी नहीं रही थी बिल्कुल, तो पाकिस्तान को फिर और ज्यादा रन रेट पाकिस्तान का स्लो हो गया। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं फिर उधर पीछे जाऊंगा कि जब 10 ओवर में आपने 20 रन बनाए थे तो आपने क्या सोचा था? आपके पास कौन सा बेन स्टोक्स मौजूद है या कौन सा ऐसा जबरदस्त प्लेयर मौजूद है जो आके 40 ओवर में 300 रन बना देगा? कुछ समझ नहीं आया, प्लानिंग कोई थी नहीं। और न्यूजीलैंड से कल किसी भी तीसरा तरह मैच की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। हमने कल डिस्कस किया कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने जब छक्का मारा तो लग रहा था कि कोई तुक्का नहीं मारा, एक पक्की स्ट्रोक खेली गई। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जब हमने बैटिंग में देखा तो कोशिश की जा रही थी लेकिन बाउंड्री तक नहीं जाया जा रहा था बॉल का। बिल्कुल। और आपने एक चीज और, मैं यूसुफ साहब की बात में आगे वो कह रहे हैं कि 16 आग बरसते थे आकिब जावेद, तो उस आग को डॉलर से चुप करा दिया गया है। बिल्कुल, जब $12,000 मिलते हैं ना सिर्फ सेलेक्टर बनने के और उसमें कोचिंग के अलग, तो बड़े बड़े आग बरसने वाले जो है ना वो चुप करके बैठ जाते हैं। क्या पता कल को हम लोगों को भी कोई ऑफर मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें हमको बोलेंगे यार ये लोग तुम भी आके तारीफें करो, तो फिर हम लोग भी यही करेंगे। काम ही ऐसा है जी। तो आकिब भाई गया, बाकी भी ऐसे करते, लेकिन वो आखिरी बंदा था आकिब जावेद जिनकी से मुझे ये उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि जाहिर साहब को पता है बहुत अच्छी तरह कि ये भी सलीम साहब बिल्कुल, ये भी बड़ा सवालिया निशान है कि जब वो खुद इस पोजीशन पर नहीं थे तो सबसे ज्यादा तनकीद वही करते थे कि सिलेक्शन कमेटी को या पूरी तरह से इख्तियारात नहीं दिए गए हैं और पता नहीं किस प्रेशर में ये फैसले किए जाते हैं। लेकिन अब वो खुद उस पोजीशन पे है तो भी उनकी जानिब से कुछ बताया नहीं जा रहा कि अब वो किस प्रेशर में ये फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात वही है ना कि हम लोग मीडिया वाले ढूंढते थे कि यार हमें कभी कोई चाहिए होता था सख्त बयान, हम कहते थे यार सब तो नौकरी करें, आकिब जावेद को फोन करो वो बंदा सच बोलेगा। लेकिन अफसोस कि आकिब जावेद भी सारे जो दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनकी तरह निकले और वो भी जाहिर है, और पीसीबी ज्यादातर लोगों को जॉब इसीलिए देता है टेस्ट क्रिकेटर्स को, मीडिया मैनेजमेंट का ये हिस्सा होती है चीज की, चलो हमारे साथ होगा तो कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने आ रही है इसमें तो सबको ही बोलना पड़ेगा, तो सारे लोग ही अब बातें करना शुरू कर दी है इस पे। और अब इंडिया के खिलाफ मैच है, अभी सिर्फ न्यूजीलैंड से हारने पे आप देखें कितना एक शोर मचा हुआ है। अल्लाह न करे सलीम साहब टेस्ट मैच तो जितवा दी है ना आकिब जावेद ने। राय साहब वजह थी ना, वजह ये थी कि वहां पर आपने बड़े बड़े पंखे लगा दिए, वहां पर आपने हीटर लगा दिए। अभी आईसीसी को बोलेंगे आईसीसी भाई मुझे यहाँ पंखे लगाने, वो बोलेंगे यार तू अपने घर पे लगा ले, यहाँ पिच पे नहीं लगाने दे, बोलेंगे हीटर लगाना है, बोलेंगे तुम ले जाओ हीटर अपने घर पे लगा लो, यहाँ हम अपनी मर्जी की पिच बनाएंगे। अगर आईसीसी यहाँ भी इजाजत देती वो एक पिच पे 4 मैच करा देते, बड़े बड़े पंखे हीटर लगा के, एक मैच सीरीज का क्रेडिट तो जाता है ना आकिब जावेद को, जो भी किया था टेस्ट सीरीज का क्रेडिट जाता। लेकिन ये भी टीम आकिब जावेद की है, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसको भी उन्होंने ही देखना था। आखिर में टेस्ट भी तो हारे हम, जब वही आकिब जावेद के वो वन देखिए उस वक्त हमने भी बड़ी तारीफें की थी, लेकिन वो वन ऑफ स्ट्रेटेजी थी, वन ऑफ वो एक चीज थी। अब दुनिया को पता चल गया कि भाई ये पंखे और ये हीटर अगर इतना अच्छा होता ना फॉर्मूला, तो अभी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे करते हैं, सारे भी वो करते। एक दफा चल गया। देखिए अलीम डार बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बड़े अच्छे उनसे मुरासिम है, लेकिन वो एक अंपायर है, हमने उनको सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है। क्या दुनिया पागल है? ऑस्ट्रेलिया पागल है, इंग्लैंड पागल है, इंडिया पागल है? अगर इतना ही अच्छा अंपायर कोई साबित होता तो सब लोग अपने सिलेक्शन कमेटी में अंपायर को रख लेते। फिर आकिब भाई हमेशा मिसबा के पीछे पड़े रहते थे कि यार ये हेड कोच भी बन गया, सेलेक्टर भी बन गया, खुद वो अभी यही काम कर रहे हैं। तो ये होता यही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बस जब एक खुद पे बात आती है तो शायद थोड़े नजरियात बदल जाते हैं। जाहिद साहब, अगर हम बाबर आजम की बात करें तो 90 बॉल्स पे 64 रन्स उन्होंने बनाए, इसमें हमें उनकी इंडिविजुअल गेम तो नजर आई, लेकिन क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि टीम किस जगह पर है? किस चीज का प्रेशर था बाबर को कि उन्होंने इस तरह की गेम प्ले की? देखें, इससे पहले जो टाई सीरीज के मैचेस थे उनमें भी उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था। अगर आपको याद होगा तो इससे ही पहले पिछले मैच में 28 रन उन्होंने बनाए थे, जिसमें चौके भी लगाए और लग रहा था बड़े पूरे एतमाद हैं, कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी इनिंग्स खेलेंगे।
लेकिन जो कल का वाला मैच था जिसमें ज़रूरत थी उसमें तो किसी मौके पे नहीं लगा कि ये वो बाबर आजम है। अब उन पर प्रेशर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है, या टीम मैनेजमेंट ने फ़र्ज़ करें उनको कहा भी हो कि एक एंड आपने संभाल के रखना है, दूसरे एंड पे स्कोर बनेगा, तब भी बाबर आजम को एक मौका तो कोई ऐसा आता है ना जहाँ खुल कर खेलते। तो मुझे तो लगता है कि अनजाना खौफ और प्रेशर जो है ना बाबर आजम के अंदर है इस वक्त, और मुसलसल जो है कौम उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, हम सब उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और हमें वो बाबर आजम चाहिए जो वाकई बाबर आजम था, जो एक बड़ा स्कोर करते थे, अच्छा स्कोर करते थे। मुझे तो ट्राई सीरीज़ वाला बाबर आजम भी नहीं नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में। हालांकि अगर अच्छा आगाज़ देते थे, कल एक मजबूरी बनी, साइम अयूब नहीं, आपने सऊद शकील को भेज दिया जो कि पहले भी फ्लॉप होते आ रहे हैं, वो था, या कामरान गुलाम को टीम में शामिल करते। एक चीज़ की आपने फ़हीम अशरफ, जिन पे बार बार तनकीद होती रही है, हारिस रऊफ को लेके आए, लेकिन अगर जब आपकी बैटिंग की बारी आई है तो कम अज़ कम बाबर वो एंड संभालते। फिर रिजवान आए, वो भी जल्दी आउट हो गए, और रिजवान खासतौर पर जैसा आप जिक्र कर रही थी, ग्लेन फिलिप्स का आउटस्टैंडिंग कैच था जो उन्होंने रिजवान का लिया। यहाँ तक देखिए अब हमारे प्लेयर हैं, पहले फ़खर जमान अनफिट हो गए, पहले साइम अयूब अनफिट हो गए, हारिस रऊफ जो है लाहौर के मैच के दौरान अनफिट हो गए। हमारे तमाम प्लेयर्स ने जैसे बारियां नहीं लगी हुई होती, तो हम हैरान भी होते हैं ये किस चीज़ पे अनफिट हो गए। फील्डिंग के दौरान भी अनफिट हो रहे हैं, बॉलिंग के दौरान भी अनफिट हो रहे हैं, पैर दर पैर अनफिट हो रहे हैं, उस पर पूरी टीम जो है प्रेशर में चली जाती है। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सलीम साहब? इसका मतलब है कि पहले ही फिट नहीं है, हाफ फिट सिलेक्शन हुई है। शायद ये लोग छुपाते हैं इंजरीज अपनी, या कोई और मसला होता है। ऐसा नहीं होता कि एक डाइव लगा के कोई कमर पकड़ के बैठ जाए या एक बॉल करने के बाद कोई गिर जाए। ये मेरे ख्याल है पहले से इनको प्रॉब्लम्स होंगे कुछ। बिल्कुल, ये जो फिटनेस मसाइल हैं इनके ऊपर भी बात करना, गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि ये फिटनेस मसाइल जब आते हैं तो हर खिलाड़ी में कोई ना कोई मसला है, और इतने अहम चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे प्लेयर जो हैं वो अनफिट होते जा रहे हैं। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद हुआ है। आईसीसी ने पाकिस्तान को मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया है। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती मानकर जुर्माना तस्लीम भी कर लिया है। तो कल के मैच में कोई भी एक अच्छी खबर हमारे सामने नहीं आई है। स्लो ओवर रेट की हम डिस्कस भी कर रहे थे और अब जुर्माना भी हो गया है। लेकिन कल का मैच वाइंड अप करने के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो अब दुबई पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इंडिया से मैच होगा संडे को, हाई वोल्टेज टाकरा होगा। इसके साथ कल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होगा कराची में, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जाहिद साहब, अभी जो मैच की पहली इनिंग खत्म हुई है बांग्लादेश और इंडिया में, उसमें तौहीद की जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई, उन्होंने 100 स्कोर बनाया है। तो क्या कहेंगे उनकी इनिंग्स पे बांग्लादेश की? देखिए, बांग्लादेश के कप्तान शंतु ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और इब्तदा में 35 पर उनके 5 आउट थे। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी तौहीद को, और जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की अपनी पहली, इससे पहले उनका हाईएस्ट 96 था, और जाकिर अली ने उनका भरपूर साथ दिया। और छठी विकेट की रफाकत में पाकिस्तानी टीम को अब बांग्लादेश से सीखना पड़ेगा। 154 रन्स की उन्होंने शराकत की है। जब टीम प्रेशर में थी लगता नहीं था कि 100 रन्स भी बना सकेंगे। और फिर इंडिया की बॉलिंग के सामने, जिनके 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्होंने इस मैच में खिलाए थे। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद शामी जो फिटनेस मसाइल थे उलझते हुए टीम में जिनकी वापसी हुई है, आज उन्होंने 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेटें ली हैं, जो उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन अक्षर पटेल ये मैच हमेशा याद रखेंगे, उनका हैट्रिक का बॉल का कैच मिस किया कप्तान के जानिब से, उनका हैट्रिक का जो चांस है वो मिस हुआ है। सलीम साहब, बांग्लादेश की इनिंग के ऊपर अगर एक शॉर्ट कमेंट कर दें, और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें, मामूल हक को अब शामिल किया गया है, ओपनिंग में उनके साथ किसको होना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? अब तो ऑप्शन ही नहीं छोड़े हमारे लिए कि जो खेल रहे हैं प्लेयर वही हैं। लेकिन जो अयाज साहब हैं, हमारे एडिटर अयाज खान साहब क्रिकेट का बड़ा शौक रखते हैं, उन्होंने एक बड़ी मुनफरिद एक फेसबुक पोस्ट की देख रहे थे, उन्होंने कहा है कि उस्मान खान से ओपनिंग करा के देख ली जाए। वैसे ये एक अच्छा आइडिया है तो वो भी पैराशूटर, लेकिन अब जब है टीम में तो जो ऑप्शन है दस्तयाब तो देख लें, जहाँ हमने सबको आजमाया है एक मैच में इनसे भी ओपनिंग करा के देख लें, क्या पता चल जाए। ना भी चले तो चले, ओपनिंग तो हो जाएगी कहने को। लेकिन अब ये सारा कुछ हमारे सामने आ चुका है कि हमारे साइम अयूब और फखर दोनों बाहर हैं। इसमें तो एक ही फखर थे, वो भी बाहर हो गए। साइम अयूब की तस्वीरें देख के मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने गए हैं, कभी किसी मॉडल के साथ, कभी किसी के साथ। सोशल मीडिया पे सारा यही चल रहा होता है। थोड़ा सा मौजू से हट के मैं बता रहा हूँ, हसन अली की बात मुझे ठीक लगी, तो उन्होंने कहा
जब वो इंजर्ड हुए थे तो उनको तो बोर्ड ने पूछा नहीं, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो खैर अब देखते हैं कि बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और गालिबन बाबर से ओपनिंग कराई जाएगी। इमाम लेकिन बाबर से जरा पूछना चाहिए किस चीज का प्रेशर है, जरा इजी हो जाए। यूसुफ साहब जाते जाते कहिएगा, आज लाहौर में बारिश ने कुछ प्रैक्टिस जो है टीम्स की उनको मुतासिर किया है, इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, क्योंकि बारिश रात से यहाँ पे शुरू हो गई थी जिससे ग्राउंड गीले हो गए थे और सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो अपना जो प्रैक्टिस सेशन था वो नहीं कर पाई। इंग्लैंड की टीम को अभी थोड़ी देर बाद वो आएगी यहाँ पर, लेकिन उस वक्त भी ग्राउंड की कंडीशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्राउंड अच्छा नहीं होगा, ग्राउंड तैयार नहीं होगा, उस वक्त तो आईसीसी की जानिब से भी और अब जो यहाँ पर उनके मुंतजमीन उनकी जानिब से भी उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब गर्मी का जोर टूटा है तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान टीम पर भी इसका कोई अच्छा असर पड़ेगा। बारिश हुई है, हर चीज़ निखरी सामने आ रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उस वक्त भी पाकिस्तान का इब्तदाई आगाज अच्छा नहीं था। अल्लाह बस हम इसी तरह की अब जो है आवाज़ने शुरू कर देते हैं, इसको ये हो जाए उसको वो हो जाए, मौसम तब अच्छा था ख़राब था, दुआओं पे बात आ गई है। हम दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम के पास जो ऑप्शन है उससे कुछ अच्छा नतीजा सामने आ सके। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।